नारंग ने गदा उठाई और बोला, हम जानते हैं कि हम सब ने इस गदा को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम में से ये किसी एक को मिलती है तो बाकी के लोग दुख और जलन से भर जाएंगे। इसलिए सबके लिए यही सही है कि हम लॉटरी से इसके मालिक को चुने या फिर सबकी मर्जी से किसी ऐसे आदमी को चुने जो इसके लायक हो। मानव ने जैसे ही नारंग की बात सुनी वो सोच में डूब गया कि कहीं ये लोग इसे प्रद्योत को न दे दें। तभी मानव बोला, मेरी तरफ से मैं अमरीश जी का नाम सुझाना चाहता हूं। वो समझदार हैं, ताकतवर भी हैं, उनके पास गुरु रैंक है और वो इस गदा के लायक भी हैं। नारंग ने मानव को अजीब नजरों से देखा लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। तभी कौरवी ने भी मानव के समर्थन में अपना हाथ उठा दिया और कहा, मेरी तरफ से भी अमरीश जी का ही नाम रहेगा। मेरे हिसाब से वो इस गदा के लिए सबसे लायक हैं। मानव और कौरवी के अमरीश जी का नाम लेने के बाद योद्धाओं के मन में सुगबुगाहट थोड़ी बढ़ गई। अब किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना नाम आगे कर दे, क्योंकि अपना नाम आगे करने का मतलब था सीधा अमरीश की दावेदारी को खारिज करना, और इतनी हिम्मत उनमें से किसी की भी नहीं थी। एक एक करके सबने अमरीश के नाम पर ही मोहर लगा दी और ये मान लिया गया कि राजधानी पहुंचने के बाद गदा अमरीश को दे दी जाएगी। नारंग ने शंकरा और अमरीश के नाम एक चिट्ठी लिखी और उस पर मोहर लगाकर उड़ा दिया, जिसमें उसने बताया था कि दैवीय अस्त्र मिल गया है और वो उसे राजधानी में अमरीश के पास भेज रहा है। मानव बाकी सारे योद्धाओं के साथ वापस राजधानी लौट आया था। सभी ने गदा को अमरीश को भेंट कर दिया। तभी शंकरा जी अपनी जगह से उठकर बीच में आए और बोले, आप लोगों को एक अस्त्र मिल गया है। आप लोगों की राज्य के प्रति निष्ठा और बहादुरी काबिले तारीफ है। आप लोगों की प्रशंसा करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। उदयपुर गांव में हुए हमले और लड़ाई में जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार हमने और कुछ अन्य लोगों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि चिरंजीव को अब योद्धा का दर्जा दे दिया जाए। और यह निर्णय सिर्फ उदयपुर की लड़ाई देखकर नहीं, उत्तरी दीवार की रक्षा, चिरंजीव की काम को लेकर रुचि और उसकी टेक्निक को ध्यान में रखकर लिया गया है। मानव को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले ही तो मानव इनके दल में शामिल हुआ है और ये लोग उसे इतनी जल्दी योद्धाओं के दल में शामिल कर रहे हैं। कौरवी ने जब खबर सुनी तो मानव के सम्मान में अपनी तलवार को म्यान से निकालकर ऊपर लहरा दिया। ये एक प्रकार की प्रथा थी कि अगर कोई आदमी योद्धा दल में शामिल किया जाता था तो उसका सम्मान तलवार उठाकर किया जाता था और किसी योद्धा के मरने पर तलवार को झुकाकर उसकी विदाई की जाती थी। मानव अपनी जगह से उठकर सामने आया और शंकरा जी ने उसे एक गरुण का बैज उठाकर उसके सीने पर लगा दिया। मानव ने एक बार शंकरा जी के बूढ़े चेहरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले तेजी से झुककर उनके पैर छू लिए। शंकरा जी ने पीछे हटने की कोशिश की और कहा, योद्धा कभी किसी के आगे नहीं झुकते। मानव तुरंत ही बोला, योद्धा नहीं झुकते होंगे, लेकिन एक बेटा अपने दादाजी के आगे तो झुक सकता है ना। आप मेरे लिए मेरे दादा के समान है। आज मेरा परिवार यहां और होता तो मैं उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता, लेकिन अब जब वो यहां पर नहीं है तो आप ही मेरे बड़े और मेरा परिवार हैं। मानव के आगे शंकरा कुछ नहीं बोल पाए और मानव की पीठ थपथपाते हुए आशीर्वाद दे दिया। मानव अमरीश और शंकरा से आशीर्वाद लेकर जैसे ही अपनी कुर्सी पर आया वैसे ही कौरवी बोली, पहले जब मैंने तुमसे तीरंदाजी सिखाने को कहा था तब तुमने कहा था कि तुम आम आदमी हो, तुम योद्धा को कैसे सिखा सकते हो, लेकिन अब तो तुम भी हमारे बराबर हो गए, तो अब तो तुमको मुझे अपने जैसी तीरंदाजी सिखानी ही होगी। कौरवी की बात सुनकर मानव ने जवाब में मुस्कुराते हुए धीरे से हामी में सिर हिला दिया। सभा की समाप्ति के वक्त शंकरा जी बोले, एक और सूचना जो आप लोगों को देनी थी वो ये कि हमारे कुछ और योद्धाओं को 3 दैवीय अस्त्र मिल गए हैं जो कि जल्दी ही राजधानी में आ जाएंगे। अब ये सभा यहीं खत्म होती है। आप सब त्योहार की तैयारी कीजिए। त्योहार का नाम सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल गए, लेकिन मानव वैसे ही बैठा रहा। उसे मौका नहीं मिल रहा था कि वो ये पता करे कि ये त्योहार किस चीज का है। सभी धीरे धीरे करके सभा से बाहर जाने लगे। मानव जब जाने के लिए उठा
तो शंकरा जी ने आवाज देकर उसे अपने पास में बुला लिया और कहा, चिरंजीव, तुम्हारी उम्र क्या है? हमने तुम्हारी काबिलियत देखकर योद्धा तो बना दिया, लेकिन बाकी चीजों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मानव तेजी से दिमाग चलाते हुए बोला, 19 साल का हो गया हूं मैं। शंकरा जी ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर तो तुम हमारे दल के सबसे कम उम्र के योद्धा साबित होगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड यहां के राजा के नाम पर था। मानव को थोड़ा अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन उसने पूछ लिया, कौन से राजा के बारे में कह रहे हैं आप? शंकरा जी बोले, प्रचंड, वो सबसे कम उम्र के योद्धा थे। अब तुम उनसे भी कम उम्र में हुए हो। मानव प्रचंड के बारे में और बात करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं किसी को शक ना हो या उसका राज ना खुल जाए, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। शंकरा मानव के चेहरे की ओर देखते हुए बोले, तुम्हारा शादी को लेकर क्या ख्याल है? मानव ने शादी का जिक्र सुना तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो शर्माते हुए बोला, शादी? मतलब शादी का अभी क्या ही ख्याल हो सकता है? शंकरा जी मानव की शर्म को भांप गए और मुस्कुराते हुए बोले, यहां शादियां जल्दी हो जाती हैं और योद्धाओं की तो और भी जल्दी कर दी जाती है। अब मौसम बदल रहा है, त्योहार आने वाला है, तुमको उसमें भाग लेना चाहिए और फिर जो लड़की तुमको पसंद करे उससे शादी कर लो। मानव किसी भी तरह से शंकरा की बात को काट नहीं सकता था, लेकिन वो शादी भी नहीं कर सकता था। मानव को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक शंकरा मोहल्ले की आंटी की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं और मानव की शादी के पीछे पड़े हुए हैं। मानव ने मन में सोचा, जरूर दाल में कुछ काला है। तभी उसे ख्याल आया कि कौरवी ने एक दिन शंकरा की बेटी के बारे में जिक्र किया था, जिसके लिए शंकरा एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं। मानव समझ गया था कि शंकरा उसका अपनी बेटी से शादी करने के लिए ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उधर शंकरा एक तीर से दो शिकार करने की सोच रहे थे। शंकरा ने मानव के ऊपर हद से ज्यादा भरोसा दिखाया था। उनका मन कह रहा था कि मानव गरुण धाम का बुरा नहीं करेगा, लेकिन कूटनीति कहती थी कि मानव को बांध के रखा जाए, अन्यथा मानव ने अगर कोई धोखा या साजिश की तो सारा इल्जाम शंकरा जी के ही ऊपर आ जाएगा। मानव ने शंकरा जी की बात सुनी और आगे की प्लानिंग और त्योहार के बारे में सोचते हुए बाहर चल दिया। मानव वापस अपने कमरे में पहुंचा तो उसे कमरे में गरुड़ का छोटा बच्चा फुदकता हुआ नजर आ गया। मानव ने बच्चे को देखा तो ऊंची आवाज में बोला, रोशनी, रोशनी, अब बाहर आ जाओ, तुम्हारा छिपना बेकार है, मैं जानता हूं तुम यहां पर हो। रोशनी ने मानव की बात सुनी तो पैर पटकते हुए कोने से बाहर निकल आई और कमर पर हाथ रखकर चिढ़ते हुए बोली, मैंने कितनी बार अपने इस दोस्त से कहा कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन नहीं, किसी को रोशनी की बात तो सुनना नहीं होता है। आखिर पकड़वा दिया ना मुझे। इतना कहकर रोशनी ने गरुड़ के बच्चे को उठाकर वापस से अपने कंधे पर बिठा लिया। तभी अचानक उसकी नजर मानव के सीने पर लगे बैज पर पड़ी तो कूदकर बिस्तर पर चढ़ गई और मानव के बैज पर हाथ लगाते हुए बोली, वाओ, अब तो तुम एक योद्धा बन गए। मानव ने रोशनी के सर पर एक टपली मारी और बोला, कभी आप कहती है, कभी तुम कहती है, या तो आप बोला करो या तुम बोला करो। रोशनी अपने बाल ठीक करते हुए बोली, अरे मैं सोचती तो हूं कि मैं तुमको तुम नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं भूल जाती हूं। अब भूलने की तो कोई दवा नहीं होती है। मैं तो कल रात। मानव जानता था कि एक बार अगर रोशनी ने बोलना शुरू किया तो चुप नहीं होगी, इसलिए बीच में ही बात काटते हुए बोला, जाओ दादी से पूछ के आओ कि खाना बन गया। रोशनी कमर पर हाथ रखकर अपनी छोटी छोटी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, तुमको क्या लगता है कि रोशनी यहां पर खेलने आई है? दादी ने खाना बना भी दिया है और तुम्हारे लिए भिजवा भी दिया है। इतना कहकर रोशनी ने सामने मेज की ओर इशारा कर दिया। मानव ने जल्दी से खाना खाया और खाने के बाद जेब से कुछ पैसे निकालकर रोशनी की ओर बढ़ा दिए और बोला, इसे ले जाकर दादी को दे देना और कहना कि अपने लिए और तुम्हारे लिए त्योहार पर कपड़े और अपनी जरूरत की चीजें खरीद लें। रोशनी ने मानव की थाली उठाई, लेकिन पैसे वहीं पर रख दिए और बोली, मेरे और दादी के लिए कपड़े पिताजी लेकर आते थे। इतना कहकर रोशनी धीमी चाल से चलती हुई बाहर निकल गई। गरुड़
अब भी उसके कंधे पर बैठा था। मानव ने रोशनी के कपड़ों को ध्यान से देखा तो हर जगह से टांके लगे हुए थे। मानव ने सिर के नीचे हाथ रखा और वैसे ही लेटकर सो गया। पूरे नगर में त्योहार की तैयारी धूमधाम से हो चुकी थी। राजधानी एकदम दुल्हन की तरह सज चुकी थी। जगह जगह पर फूल बिखराए गए थे। नौजवान लड़के और लड़कियां एकदम उत्साहित थे। लोहार और हथियारों की दुकान पर लंबी लाइन थी। हर कोई इसी चिंता में था कि वो राजधानी की लड़कियों को इंप्रेस कर पाएगा या नहीं। शंकरा जी के कहने पर मानव ने भी इस त्योहार के कंपटीशन में भाग लिया था। मानव घर से बाहर निकला और रोशनी के घर के बाहर घोड़े पर बैठकर चिल्लाते हुए बोला, रोशनी मेले में जाने के लिए बाहर आएगी या चिरंजीव अपना घोड़ा लेकर जाए? रोशनी की आवाज तो नहीं आई, लेकिन उसका गरुड़ उड़ता हुआ आया और मानव के कंधे पर बैठ गया। मानव फिर चिल्लाया। तभी रोशनी की आवाज आई, अरे योद्धा चुप हो जाओ, इधर मेरी दादी मेरे बाल नहीं बांध पा रही हैं, मेरा गरुड़ भी न जाने कहां भाग गया है और तुम रोशनी रोशनी चिल्लाए जा रहे हो। मानव जोर से हंसा और बोला, तुम्हारी दादी तुम्हारे बाल क्यों नहीं बांध पा रही हैं? रोशनी चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि दादी हमेशा एक ही डिजाइन बांध देती हैं। तभी दादी ने रोशनी के सिर पर एक टपली जड़ दी। तब तक मानव कमरे में आ गया और दादी के पास से रोशनी को अपने पास बुला लिया और जल्दी ही उसकी 2 चोटी बांध दी। रोशनी मानव के लाए हुए पीले फ्रॉक और 2 चोटी में एकदम गुड़िया लग रही थी। दादी ने मानव और रोशनी को साथ में मस्ती मजाक करते देखा तो उनकी आंख से 2 बूंद आंसू टपक गए। मानव रोशनी को लेकर मेले में पहुंचा तो रोशनी बोली, तुम किसका शिकार करके लाओगे? मानव चौंकते हुए बोला, शिकार? किस चीज का शिकार? रोशनी अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, न जाने उन लोगों ने कैसे तुमको योद्धा बना दिया। आज की प्रतियोगिता में योद्धा को बाहर जाकर एक जंगली बीस्ट का शिकार करना है। जो जितना बड़ा जानवर लेकर आएगा उसे उतना ही ज्यादा सम्मान मिलता है। मानव चारों ओर देखकर बोला, फिर तो मुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मानव जानता था कि अगर उसने इस प्रतियोगिता में अच्छा काम किया या लोगों की नजर में आ गया तो शंकरा उसकी शादी कहीं ना कहीं करवा के ही रहेंगे, या हो सकता हो अपनी ही बेटी से करवा दे। तभी रोशनी बोली, मेरी सहेली बताती है कि जो योद्धा इसमें जीत जाएगा उसकी शादी हो जाएगी। तुम जीतोगे तो तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम किसका शिकार करोगे? मानव अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसने रोशनी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी रोशनी फिर से बोली। रोशनी ने पूछा कि तुम किसका शिकार करोगे? मानव घोड़े की लगाम खींचते हुए बोला, रोशनी बताए कि उसे कौन सा शिकार चाहिए। रोशनी सामने उत्तरी दीवार के खुले हुए दरवाजे को देखते हुए बोली, सांपों का। क्या मानव जीत पाएगा इस प्रतियोगिता को? क्या मानव पूरी कर पाएगा रोशनी की इच्छा को? कैसे बचेगा मानव इस शादी के चंगुल से? क्या शादी को लेकर मानव और शंकरा के रिश्ते में आ जाएगी कोई खटास? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।